कुछ अलगाववादी नेताओं ने और बॉर्डर सीमा पार से जो स्ट्रेटजीज आ रही है, उन्होंने अब गोली के बदले यहाँ पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू किया है। और इसी बारे में हम आज बात करेंगे राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष जो कि भाजपा की महिला अध्यक्ष है श्रीमती स्मृति ईरानी जी से, और हम इनसे ये जानेंगे कि किस तरीके से कश्मीर का मुद्दा हल किया जा सकता है। स्मृति ईरानी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी स्मृति जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से, आपको क्या लगता है कि किस तरह से कश्मीर का मुद्दा हल किया जा सकता है? मुझे लगता है डायलॉग छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है। एक लोकतंत्र में डायलॉग का रास्ता ही इख्तियार किया जाता है किसी भी परेशानी का या मुसीबत का हल निकालने के लिए। ऐसा नहीं है कि विकास के मुद्दों पर चिंताएं, रोज़गार के मुद्दों पर चिंताएं देश भर के नौजवानों के बीच में या परिवारों के बीच में नहीं है, लेकिन चिंताओं से मुक्त करने के लिए हिंसक रास्ता इख्तियार नहीं करते कोई। हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जिस देश ने अहिंसा के पथ पर चलकर अपनी आज़ादी हासिल की, स्वतंत्रता हासिल की, वही देश आज भी इस लोकतंत्र में हर मुद्दे पर समाधान ढूंढने के लिए डायलॉग का इस्तेमाल करता है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डायलॉग से ही हर मुद्दे का हल निकलता है। लेकिन जिस तरीके से आपकी सरकार भी रही, पीछे वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे और अब मनमोहन सिंह जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, तो लेकिन उन्होंने भी इन अलगाववादी नेताओं को बुलाया एक सर्वदलीय बैठक में, लेकिन उन्होंने वहां आना रिफ्यूज़ कर दिया। तो मुझे लगता है कि जो लोग समाधान ढूंढना चाहते हैं वो डायलॉग से जुड़ेंगे, लेकिन जो समस्या बनना चाहते हैं वो डायलॉग से इनकार करेंगे। लेकिन मूलतः हमें जिस बात पर ध्यान देना है वो ये कि ये सब अगर जनता के नाम से हो रहा है तो जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है कि अगर वाकई में समाधान चाहिए तो वो बातचीत क्यों ना हो। जो लोग बातचीत को टाल रहे हैं वो ये संकेत दे रहे हैं जनता को कि उनका लक्ष्य समाधान ढूंढना नहीं है, उनका लक्ष्य है उनकी जो निजी कोई टारगेट्स है या एम्बिशंस है उसको पूरा करना। तो अगर जनता का ख्याल होता सबको तो वो बैठकर डायलॉग करते ज़रूर। लेकिन अगर कश्मीर में देखा जाए तो आज तकरीबन 81 दिन हो गए, 81 डेज हो गए बंद को, लेकिन अभी भी जनता जो है उनके सहयोग में है और आए दिन मासूम लोग जो हैं वहाँ मारे जा रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी शिकायत है, अगर ऐसा लगता है क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस आपको लगता है कि हो रही हैं, तो एक लोकतांत्रिक तरीका है कि जिसने गलती की है या जिसने अपराध किया है उसे सज़ा दिलवाने की। लेकिन मैं एक मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि बच्चों और महिलाओं को उकसाकर उनका इस्तेमाल करना, और मैं इस्तेमाल शब्द का बहुत लूजली यहाँ पर प्रयोग कर रही हूँ, अलगाववादियों की, उग्रवादियों की पुरानी आदत है। और उसका बहुत ही नया उदाहरण हाल ही के कुछ इंसिडेंट्स में देखने को मिला है। और मैं जम्मू कश्मीर की इसलिए बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि जब लोग कहते हैं कि आप इस विषय पर बात करते हैं, आपका इस विषय में क्या अनुभव है, एक मुंबई वासी होने के नाते मुंबई पर 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने आकर हमला किया, जो नौजवान थे उनमें से सब के सब। और उन नौजवानों की जब टेप्स रिलीज़ की गई मीडिया के माध्यम से, तभी समझ में आया कि पाकिस्तानी एजेंट सीमा पार से उन नौजवानों को उकसा रहे थे। चाहे वो किसी गर्भवती महिला को गोली मारने की बात हो, चाहे वो नौजवान खुद कह रहा हो कि वो हथियार डालना चाहता है लेकिन उसको प्रेरित किया जा रहा था, उसको उकसाया जा रहा था कि नहीं तुम डटे रहो, मारते रहो गोलियां, अगर भारतीय सैनिक आते हैं तो उनको मारो। जो इस समय स्मृति जी मौजूदा हालात हैं कश्मीर के, और कश्मीर इस समय जल रहा है, और जो वहाँ के लोगों का या देखने में भी आ रहा है, कई एनजीओज़ का भी ये कहना है कि पत्थर के बदले, पहले तो इनकी स्ट्रेटजी कुछ और थी, जो अलगाववादी थे या बॉर्डर क्रॉस लोग थे, तो वो ये सोचते थे कि गोली के बदले गोली तो एक जेन्युइन थी, लेकिन अब पत्थर के बदले गोली आ रही है। तो किस हद तक आप क्या सोचते हैं कि अगर सरकार में आप होते तो किस हद तक इसको? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब सरकार केंद्र में मजबूत हो तो पड़ोसी देश भी संभाल के व्यवहार करते हैं। जब उनको पता है कि सरकार में ही एक किस्म की कन्फ्यूजन है कि किस तरह से ट्रीट किया जाए, मतलब पाकिस्तान के लिए अजमल कसाब के उस डॉक्यूमेंट को 2-3 बार ये कहना कि डिटेल्स पूरी नहीं थी,
जो वाक़या पूरे दुनिया के सामने घटा उसको झुठलाने का प्रयास करना, कसाब के खुद के विटनेस जो उसने अपने बयान दिए हैं उसको झुठलाने की कोशिश करना, तो एक मजाक सा बन गया है कि खिलवाड़ हो रहा है भारत की सरकार के साथ और एक पेचीदा गेम में उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा कि चीन ने गिलगित में आकर अपना बेस बनाया है, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जागे हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के एक मैं अपना जवाब पूरा कर लूँ कि बार बार भारतीय जनता पार्टी सरकार को जगाने की कोशिश कर रही है कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर। पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, जो मैंने अहम प्रश्न आपसे किया, वो उसी का जवाब। सरकार में अगर आप होते तो क्या सरकार में आप पीछे रहे भी तो तब भी कश्मीर तो इसी तरह ही चल रहा था? नहीं, मुझे लगता है कि उस वक्त बहुत क्लियर था, इन्फिल्ट्रेशन को पूरी तरह से कंट्रोल करने का पूरा प्रयास था। तब हालात ऐसे नहीं, तब ऐसा नहीं था कि इंडियन स्टेट इंडिया नहीं चला रहा, तब ऐसा नहीं था कि कोई सेपरेटिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट बता रहा है कि फ्राइडे को बंद हो जाएगा और संडे को खुलेगा। तब ऐसा नहीं था कि हजारों संख्या में डेवलपमेंट का पैसा देश भर में जा रहा है और डेवलपमेंट हो नहीं रहा। लेकिन क्योंकि तब उनको उनके अलगाववादी इरादों के लिए विकास नाम का एक जवाब मिला, तो उन्हें हमारी सरकार ने विवश किया कि तुम अपनी स्ट्रैटेजी बदलो। हमारा दुर्भाग्य है कि अब केंद्र में ऐसी सरकार है जो सिर्फ आतंकवाद नहीं, बहुत प्रमुख मुद्दों पर देश में फेल साबित हुई है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने, शायद हमारे इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक मंत्री को सुप्रीम कोर्ट को बार बार कहना पड़ा कि लाखों की संख्या में अनाज सड़ रहा है, आप गरीबों में नहीं बांट रहे हो, दुनिया में, देश में हमारे